अब ये जो पत्र तुम देख रहे हो, ये पत्र तुम गलती से मत छोड़ना भाई, तुम्हारे हिंदी के हाफ ईयरली एग्जाम में ये पत्र 5 नंबर का डायरेक्ट आने वाला है, डायरेक्ट 5 नंबर का आने वाला है। इस पत्र को तुम गलती से मत छोड़ना, अच्छे से कर लेना। ये तुम्हारे हिंदी के हाफ ईयरली एग्जाम में 5 नंबर का तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा। अब ये 4 क्वेश्चन तुम अच्छे से देख लो भाई, 100% गारंटी है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में इन 4 में से 2 क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट मिलने वाले, इस बात की गारंटी है। 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लो, 2 तो डायरेक्ट तुम्हें इसमें से मैच हो जाएंगे। कोई बच्चा सिर्फ इस वीडियो को भी कर लेता है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। इस वीडियो को 40 क्वेश्चन करने पर तुम्हारे हिंदी के हाफ ईयरली एग्जाम 80 आउट ऑफ 80 नंबर आराम से कंफर्म हो जाएंगे। इस 40 क्वेश्चन से बाहर तुम्हारे हिंदी के पेपर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। हेलो प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे हिंदी के हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले श्योर 40 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो श्योर 40 क्वेश्चन है भाई जिनके 100% गारंटी आती है ये तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे, हर साल वो आते हैं। तो अभी तक तुमने हिंदी के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा भाई, ये श्योर 40 क्वेश्चन कर लो, इससे बाहर तुम्हारे एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। जितने क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं सब मैं तुम्हें इसी वीडियो के अंदर पूरा A to Z सब बता दूंगा, इस बात की गारंटी है। देखो यार, जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम प्रेम भैया है, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर भी हमने हिंदी का पेपर लिखा था, सारा का सारा हिंदी का पेपर बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम में डायरेक्ट आ गए थे पेपर लीक वाली वीडियो। समझ रहे बात को, ये पेपर लीक वीडियो ही है, पूरा पेपर मैं लीक ही कर रहा हूं श्योर 40 क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत देना, मैं गारंटी ले रहा हूं इससे बाहर तुम्हारा कोई एक क्वेश्चन नहीं आएगा। वही लेटर, यही तुम्हारा अनुच्छेद, वही तुम्हारा पत्र लेखन, यही तुम्हारा ईमेल लेखन, सब कुछ तुम्हारा यही आएगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। यही क्वेश्चन आंसर सब कुछ यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इससे हिलना मत इस वीडियो से, क्लियर वाली बात है। लास्ट ईयर भी हमने किया था, पूरा का पूरा पेपर मैच हुआ, इस बार भी मैच हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार हम लोग बिना देरी किए, इससे बाहर तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। 40 क्वेश्चन पूरा कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग ग्रामर, अनुच्छेद वगैरह ये सब देख लेते हैं। पहले ग्रामर हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग अनुच्छेद, पत्र लेखन, तुम्हारा जो आएगा ईमेल लेखन, संवाद लेखन, ये हम लोग पहले देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर हम लोग ग्रामर वगैरह देखेंगे। क्लियर वाली बात है। तो पूरी चीजें आज की इस वीडियो में कवर कर दूंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाने का। दूसरी चीज, मैंने अपने क्लास 10 के हिंदी पेपर 92 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रखे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस लेवल, उस समय पेपर भी का लेवल भी बहुत हार्ड होता था, आज से 6 साल पहले। तो मैं तुम्हें आराम से बता सकता हूं कि हिंदी में तुम्हें मैक्सिमम नंबर कैसे लाना है। क्लियर वाली बात है। मैक्सिमम मतलब कि ज्यादा नंबर कैसे लाना बहुत अच्छे से बता सकता हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जो तुम्हारा कंफर्म पेपर में आएगा, एक गारंटी के साथ लिख लो, गारंटी के साथ कंफर्म आएगा तुम्हारे पेपर, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? लेख लिखना। लेख मतलब एस्से लिखना, जैसे कि पहले लिखते थे ना, काऊ पर एस्से या गाय पर लेख। गाय पर अनुच्छेद की, गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींगें होती है, 2 कान होते हैं, गाय दूध देती है, उसकी 1 पूंछ होती है। तो इस तरीके का अनुच्छेद लिखना, तो किसी पर भी तुम्हारा आ सकता है। ये सीबीएसई के सैंपल पेपर 3 दिया हुआ है, पर ये संकेत बिंदु वाला रहता है अनुच्छेद लिखना, ठीक है। सैंपल पेपर तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि देखो, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदु के द्वारा लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। अब 120 शब्द में तुम्हें 120 शब्द का मतलब तुम्हें ऐसी कॉपी मिलती है ना, तो ऐसी से 1.5 पेज तुम्हारा 120 शब्द होते हैं। और उसमें तुम्हें क्या करना है, कोशिश करना है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं होगा। हिंदी है तुम्हारा, कि था का था तो तुम्हें पता है का है तो पता है, तो एक ही से टेंस में तुम लिखोगे, मतलब कि तुम एक ही टेंस में लिखोगे। जैसे तुम प्रेजेंट में लिख रहे हो तो हाँ, कि गाय के 1 पैर 2 पैर होते हैं, 1 सींग होती है, टेंस तो बराबर रहेगा, लेकिन स्पेलिंग गलती नहीं करना है। सींग की स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आता। तो उस टाइप की कोशिश, ऐसे सरल शब्द लिखने जिससे गलती होने के चांसेस कम रहे, कि टीचर नंबर काट नहीं पाएगा। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, नंबर मैंने फोड़ रखे हैं, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूं, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहेगा। और तुम्हें 3 संकेत बिंदु दे रहा है, जैसे तुम्हारा क्या है कि पहला तो ऑनलाइन गेमिंग वाला, दूसरा तुम्हारा क्या है कि स्वास्थ्य और जीवन शैली। तो मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर तुम्हें लिखना है। तो पहले तुम्हें हेडिंग दोगे स्वास्थ्य और जीवन शैली, दूसरा तुम बोलोगे कि स्वास्थ्य और जीवन शैली का आवश्यकता पहला संकेत बिंदु है, तो इस पे तुम लिखोगे 3-4, मतलब कि 10 लाइन 15 लाइन लिखोगे, मतलब 120 वर्ड है तो 40 वर्ड इस पे, 40 इस पे और 40 इस पे। समझ रहे बात को। तो जीवन शैली की आवश्यकता के बारे में। दूसरा तुम्हारा क्या, स्वस्थ आदतें जिसका पालन किया जाना चाहिए। कौन कौन सी स्वस्थ आदतें, कि स्वस्थ खाना खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, कसरत करना चाहिए, जो भी तुम्हें आता है। उसका तुम्हारा स्वास्थ्य जीवन शैली का लाभ क्या है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी, ठीक है, मतलब तुम्हारी बहुत ज्यादा उम्र बढ़ जाएगी, तुम हेल्दी रहोगे बहुत दिनों तक, ठीक है। हेल्दी मत लिख देना, स्वास्थ्य लिखना कि तुम स्वस्थ रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें 3 संकेत बिंदु के आधार पर तुम्हें लिखना पड़ता है, कुछ भी आ सकता है तुम्हारा, तो तुम बना के लिख लोगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि हिंदी में तुम लिख लोगे, 6 नंबर का तुम्हारा ये चीज आता है तो बहुत प्यार से तुम्हें 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। पहली चीज वो तुम्हारी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 12 रहेगा, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 13 रहेगा, पत्र लिखिए। आप पत्र में तुम्हारे 2 टाइप के पत्र, एक तुम्हारा औपचारिक और एक तुम्हारा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र होता है तुम्हारा फॉर्मल लेटर जो तुम्हारा प्रिंसिपल को लिखा जाता है, किसी अधिकारी को लिखा जाता है, समझ रहे हो, प्रिंसिपल को, एडिटर को, जो किसी दूर के अधिकारी को लिखा जाता है, समझ रहे बात को। और इनफॉर्मल क्या होता है, जो हमने घर वाले लिखा जाता है, तुम्हारे भाई को लिख दिया, दादी को लिख दिया, बहन को लिख दिया, समझ रहे बात को, उसको इनफॉर्मल लिखते हैं। गर्लफ्रेंड को लिख दिया उसको इनफॉर्मल बोलते हैं, समझ रहे बात को। तो इनफॉर्मल होता है, जिसे तुम ताम लगा के तुम बोलते हो ना कि तुम क्या कर रही हो, या प्यारी बहन, या किसी को प्यारी दादी जी, इस तरीके से तुमको इनफॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तुम्हारा क्या है कि आनंदी है। अब आनंदी के क्षेत्र में बिजली की कटौती हो रही, तो क्या है, समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखा, भाई साहब छप गया डायरेक्ट। ये तो तुम्हारा इनफॉर्मल तो आएगा, एक गारंटी है। समाचार पत्र के संपादक को आता है, और वो भी जैसे कि इंग्लिश में मैंने तुम्हें बताया था कि नेशनल डेली करके आता है, ये दैनिक समाचार, मतलब ये समाचार पत्र भी नहीं बोलते, वही कर देते हैं, हमारी बात को। तो ये समाचार, दैनिक समाचार को लिखने बोलते हैं।
रहे हो, ये तुम्हारा पहला आएगा, ठीक है। इंग्लिश में सबका पेपर मैच हुआ तो हिंदी में बता दे रहा हूं। दूसरा तुम्हारा क्या है, समाचार तुम जान जाओ, इसका पूरा फॉर्मेट जान जाओ कि तुम्हें किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या, अनौपचारिक वाला तुम्हारा, तो तुम फिर आंधी बोल रही हो, अपनी दादी माँ को आमंत्रित करते हुए एक लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना, तो दादी माँ को आमंत्रित करते हो तुम पत्र लिखना, तो एक औपचारिक आएगा, एक अनौपचारिक आएगा, इनका फॉर्मेट याद करके लिखना है, ये दोनों में से एक पत्र तुम्हारा आएगा। हो सकता है समाचार पत्र को संपादक को छोड़ के किसी कार्यालय के मिनिस्टर को लिखने बोल दिया जाए, लेकिन पूरा फॉर्मेट सेम होगा, इसका फॉर्मेट अलग होगा, इसका फॉर्मेट अलग होगा, समझ बात को। तो दो तुम्हारे आएंगे और लाके दोनों में एक लिखना, 5 नंबर का तुम्हारा रहेगा, क्लियर बात है। तो ये तुम्हारा रहेगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 तुमने देखा तुम्हारा अनुच्छेद लेखन था, 13 था पत्र लेखन, 14 तुम्हारा स्वीकृति और ईमेल लेखन। अब भैया स्वीकृति और ईमेल लेखन क्या होता है, थोड़ा सा मैं कलर कम कर लेता हूं। अब स्वीकृति का मतलब बहुत सारे बच्चों को समझ में, स्वीकृति का मतलब बायोडाटा है, किसी भी चीज का बायोडाटा, तुम हो, तुम्हारा बायोडाटा है, तुम्हारा फादर नेम, तुम्हारा मदर नेम, तुम्हारा रोल नंबर, उसके अलावा तुम्हारा तुम किस क्लास में हो तो उसको बायोडाटा बोलते हैं, समझ रहे बात को। तुम्हारा फोन नंबर क्या है, सारी चीजें तुम्हारा बायोडाटा होता है, उसको बायोडाटा बोलते हैं। स्वीकृति, ईमेल लेखन तुम्हें पता ही है, ईमेल में सबसे किसको ईमेल लिखना वो दिखाया जाता है, तो ईमेल का फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर तुम्हें और में आएगा, तो ये तो सेकंड वाला ईमेल रहेगा, ऊपर वाला बायोडाटा रहेगा। मैं यही बोलता हूं कि ईमेल वाला इजी रहता है, ईमेल के साथ ही जाना। यहां पर जैसे बायोडाटा बोल रहा है कि आपको टीचर है, आप प्रेरणा और प्रेरक है और हिंदी विषय में आपने एमए किया हुआ है, एचडी वगैरह किया हुआ है, और आपको एक स्कूल खोलना है और आपको कुछ टीचरों को रखना है, उससे बायोडाटा मांगे, उनके एज इतनी होनी चाहिए, मतलब उनका क्वालिफिकेशन इतना होना चाहिए। क्वालिफिकेशन का हिंदी क्या होता है कि उन्होंने इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनकी शिक्षा इतनी होनी चाहिए, उसके अलावा उनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए जो उनको देते हैं, ठीक है, उतनी वहां से वहां तक होनी चाहिए, उनकी एज इतनी होनी चाहिए, उनको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझ रहे बात को। तो वो सारी चीजों लिख के तुम लिखोगे। उसके अलावा ईमेल लेखन कि आप प्रेरणा और प्रेरक है और आपके शहर में सफाई स्वच्छता के कर्मचारियों को लिखें, तो उसके ईमेल तुम लिख सकते हो। तो दोनों का फॉर्मेट अलग होता है, समझ के तुम लिख लेना, समझ रहे हो। यही दोनों तुम्हारा आएगा 5 नंबर का और लगा के, ठीक है। तो ये तुम कर लेना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारा क्या रहेगा, तो तुम्हारा विज्ञापन लेखन, विज्ञापन मतलब ऐड होता है, और दूसरा तुम्हारा क्या है कि तुम्हारा संदेश लेखन। दोनों में से एक विज्ञापन बढ़िया रहता बनाने के लिए। यहां बोल रहा है कि ऊर्जा, सौर ऊर्जा के का प्रयोग प्रोत्साहन देते हुए एक मतलब वो बनाते, एक सोलर पैनल तुम बना सकते हो। एक सोलर पैनल बना दिया और तुमने बोल दिया कि चलाओ तो जानो, इस तरीके से, मतलब कोई कीवर्ड डाल दिया, समझ बात को। हम लोग उसी टाइम में ऐसे करते रहे। मेरे टाइम पर एक बाइक की आ गई थी, तो मैंने वहां पर लगा दिया कि बाइक के साथ लाल डिक्की फ्री, और उसमें क्या है कि लाल डिक्की तो फ्री है, और उसमें लिख दिया चलाओ तो जानो, ठीक है, और आकर्षक लाल रंग वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें बना के लिखना पड़ता तुम्हें। तो ये विज्ञापन वाला ऑप्शन बढ़िया रहेगा, इसमें नंबर आराम से मिल जाता है। आकर्षक लाल रंग, उसमें तुमने अच्छे से बना दिया, एकदम पेंसिल से ही बनाना, और लिख देना कि चलाओ तो जानो, देखो तो जानो, और इस तरीके ये कीवर्ड रहता है जो विज्ञापन में बहुत काम आता है। जैसे सूर्य ऊर्जा वाला सोलर पैनल बना दिया, तुम बोलो चलाओ तो जानो, ठीक है, एक के साथ एक फ्री, तो इस तरीके का विज्ञापन बनाओ, टीचर बहुत खुश होता है। 40 शब्दों में तुम्हें बना के लिख देना, तो ये विज्ञापन। दूसरा तुम्हारा क्या है कि संदेश लेखन। संदेश लेखन भी तुम लिख सकते हो 40 वर्ड्स में, लेकिन ये वाला थोड़ा बेटर आता है। संदेश का कुछ अपना होता है कि समय क्या है, ठीक है, किसको लिखना है, ठीक है, तो समय वगैरह, इसका अलग फॉर्मेट, इसका अलग फॉर्मेट, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारा रहता है 4 नंबर तुम्हारा। ये तुम्हारा होगा यहाँ क्वेश्चन, ये तुम्हारा ये मेजर तुम्हारा राइटिंग सेक्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में तुम्हारा क्या है, सबसे पहले सूरदास के पद, सूरदास के पद, इससे क्वेश्चन आंसर तुम्हारा आया, गारंटी है चैप्टर से आएगा तुम्हारा। सबसे पहले ये श्री कृष्ण से रिलेटेड चैप्टर है। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन इससे जो आने वाला है ये तुम्हारा है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठ प्रेम को किन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया, किन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया, वो वाला क्वेश्चन एकदम आता है, एकदम ये वाला आता है, दिन रात सोते जागते इस तरीके से स्पष्ट किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा। ये मैंने अपने हैंड रिटन लिखा क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की एरर आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमने हार्ड हैंड रिटन ही क्वेश्चन आंसर लिखा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इससे अच्छा रहता है। उसके अलावा गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या वंगनीय है, भाई साहब छप गया ये क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट तुम्हारे पेपर छपता, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारा क्या है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। पहला तुम्हारा क्या है कि कमल के पत्तों से की गई है, दूसरा तेल की गागर से की गई, और तीसरा भौरे से की गई, काले भौरे से। भौरा काला होता है, उद्धव के मन को भी काला बताया। उद्धव कौन थे, उद्धव कृष्ण के दोस्त थे, और गोपियां कौन थी, गोपियां इनकी प्रेमिका थी जो कृष्ण के प्यार में पागल हो चुकी थी। अब जब उद्धव वृंदावन आए थे उस समय उन्होंने बोला कि कृष्ण उनके साथ नहीं आया, और वो उनको उलाहने देने लगे थे कि तुम कृष्ण को भूल जाओ। मतलब उद्धव बोल रहे थे कि गोपियों को बोल रहे थे कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण तुम्हें भूल चुके हैं। तो वही उसी चीज के बारे में यहाँ बातचीत हो रही, समझ रहे बात को। चैप्टर बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके तुम्हारे गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, किन किन उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया, उसको प्यार का मतलब नहीं पता, तो इन उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए, ठीक है। चौथा तुम्हारा क्या है कि गोपियां सच्चा राजधर्म किसे बताती है, सच्चा राजधर्म नीति के मार्ग पर चलने को बताती है, और प्रजा की
सेवा करने को बताती है, तो उसको सच्चा, क्योंकि कृष्ण राजा थे इसलिए वो सच्चा राजधर्म के बारे में भी वो लाने दे रही थी, समझ रहे बात को। और गोपियां मतलब एक नहीं, बहुत सारी लड़कियों का झुंड जो कृष्ण को पसंद करती थी उनको गोपियां बताया गया यहाँ पर, समझ रहे बात को। और उनके पास मतलब उनकी सेंस ऑफ क्वालिटी आई थी, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है, तो समझना बात को, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे तुम्हारा क्या, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि की पीड़ा में घी का काम किया, कैसे? क्योंकि गोपियां अधीर हो उठी, वो पहले की कृष्ण के प्यार में मतलब पागल थी और कृष्ण को ना देखकर वो अधीर हो गई, गुस्सा हो गई, भड़क गई, समझ रहे बात को। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, हर बार आता है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियां योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। योग साधना मतलब कि कृष्ण को छोड़ देना, कृष्ण के प्यार को त्याग देना, कृष्ण को भूल जाना। अब तुम्ही को मैं बोलूंगा कि अपनी कृष्ण को भूल जाओ, तो वही चीज है कि उद्धव गोपियों को बोला था कि कृष्ण को भूल जाओ, तो योग साधना उसी का मतलब होता है। योग साधना, निर्गुण उपासना, ये दो शब्दों में मिलेंगे, एक योग साधना, एक निर्गुण उपासना। दोनों का मतलब होता है कि लव को छोड़ देना, समझ रहे बात को। वो उनको कड़वी ककड़ी के समान लगती है, कड़वी ककड़ी सुना, खीरा देखो, ककड़ी देखो, कड़वी ककड़ी के समान लगती है, ठीक है। तो वो तुम्हारा है। उसके अलावा मर्यादा ना रहने के माध्यम से, कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की गई जा रही है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा वाली मर्यादा ना रहने की बात करी जा रही है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस ले लेना चाह रही है, तो वही परिवर्तन दिखाई दिए कि वो उनकी बात नहीं सुन रहे, वो आए नहीं वृंदावन। उसके अलावा यहाँ पर एक हारिल पक्षी का भी जिक्र किया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि गोपियों ने अपने प्रेम को किन किन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया था। एक हारिल पक्षी का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो हरी कलर का कबूतर होता रहा, अभी नहीं पाया जाता, पहले पाया जाता रहा। इसने क्या है, ये वो गोपियां बता रही थी कि जिस तरह ये अपनी टहनी को बहुत कस के पकड़ के रखता अपने पैरों से, तो इसी तरह से गोपियों के मन, धर्म और कर्म ने गोपियों ने कृष्ण के प्यार को भी पकड़ रखा है। इसी तरीके से ये हारिल पक्षी का एग्जाम्पल देके ये बता रही थी गोपियां, समझ रहे बात को। तो ये यहाँ पर हारिल पक्षी है, तो हारिल पक्षी अगर तुम मेंशन करो टीचर बहुत खुश हो जाएगा। तो इससे ये चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन कर दूं, एक्सपीरियंस है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे टीचर समझा नहीं पाते, तो मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन कर दूं ये चैप्टर, अच्छा एक्सप्लेन किया होगा, हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा राम रचन परशुराम संवाद तुलसीदास ने लिखा है, वो वाला तुम्हारा क्या था, ये वाला तुम्हारा सूरदास ने लिखा था, इसको तुलसीदास ने लिखा है। अब यहाँ पर राम रचन कि पहला तुम्हारा क्या कि देखो ध्यान से देखना, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन था। पहला, परशुराम का शिव धनुष टूटने पर अधिक क्रोधित क्यों हो गए थे, परशुराम क्यों क्रोधित हो गए, पहला क्वेश्चन था। दूसरा तुम्हारा, शिव के धनुष के टूटने वाले परशुराम की क्या प्रकृति थी, भाई साहब छप गया, ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परशुराम की क्या प्रकृति थी। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से उदाहरण दिए, कौन कौन से उदाहरण दिए, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा तुम्हारा क्या कि लक्ष्मण की, हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई, भाई साहब छप गया, ये क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताइए। पहला बात तो क्या है कि वो भूमि में युद्ध करते हैं, वो क्या बोलता है, पीठ पीछे दुश्मन की बुराई नहीं करते, भूमि में युद्ध करते हैं, और 2-3 और विशेषताएं बताइए, तो विशेषता तुम लिख दोगे, समझ रहे बात को। वो कायरों की तरह बात नहीं करते और वो बातें कम करते, युद्ध करने में ज्यादा विश्वास रखते, तो ये कुछ विशेषताएं बताई लक्ष्मण ने वीर योद्धा होकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, परशुराम के प्रति लक्ष्मण के व्यवहार को अपने विचार लिखिए। बहुत ही गुस्सैल व्यवहार था लक्ष्मण का परशुराम के प्रति, जबकि राम का बहुत विनम्र व्यवहार था। उसके अलावा परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की प्रतिक्रिया में फर्क क्या था, वही मैंने अभी बताया, जो प्रतिक्रिया फर्क बताया। इससे तुम्हारा एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है वो मैं नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा, नेक्स्ट वाले चैप्टर बताऊंगा। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन को अपने विचार लिखे, भाई साहब छप गया डायरेक्ट, ये क्वेश्चन है भाई सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं हर बार ये क्वेश्चन आता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो बेटर हो। लक्ष्मण में साहस भी था, शक्ति भी था, विनम्रता मतलब धैर्य के आराम से बात की जाए। मेरे से खुद का भी होता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं, तो उसी चीजों के बारे में यहां बताएगा, विनम्रता भी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा तुम्हारा क्या, परशुराम ने अपने किन विशेषताओं के बारे में बताया, लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया। तो ये तुम्हारे बोर्ड में इस लेवल का क्वेश्चन आता है, किन मैं शिव भक्त हूं, मैं बर्बाद कर लूंगा सब कुछ, उस टाइप की चीजों के बारे में लक्ष्मण को डराने का कोशिश की, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या है कि आत्मकथा, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अब बहुत सारे टीचर ना यार बच्चों को ये चैप्टर समझा नहीं पाते, तो मैं तुम्हें ट्राई करूंगा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, समझ रहे बात को। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यार, मैं जब 10th में था, मेरी एज उस समय 15 ईयर्स थी, जो मेरे को टीचर पढ़ाते हैं उनको 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था, तो मेरे को नहीं पता कि तुम्हें 25, तुम्हारे टीचर को 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है कि नहीं। अभी मेरी खुद एज 21 ईयर है, तो तुम सोचो उनको 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेरी एज अभी 21 है, तो तुम सोचो मैं वही चीज तुम्हें बता दूंगा। इसमें जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं, जयशंकर प्रसाद की स्टोरी है,
आत्मकथा, ये उनको, ये इस स्टोरी में बहुत सारे टीचर नहीं समझा पाते। ये इस स्टोरी में अपनी बीवी को याद कर रहे हैं, अपने पुरानी क्षणों को जो इन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे उनको याद कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर समझ ही नहीं पाते कि क्या याद कर रहे हैं, समझ रहे हो? कभी स्टोरी में कभी क्लियर नहीं किया हुआ चीज, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये अपनी बीवी को याद कर रही है। अपनी पुरानी, जयशंकर प्रसाद अभी बूढ़े हो चुके हैं और इनकी बीवी की मृत्यु हो गई है, समझ रहे बात को? और ये अपनी पुरानी क्षणों को, जो सुखद पल इन्होंने अपनी बीवी के साथ बिताए थे, अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, उन चीजों को याद कर रहे हैं और उसी को आत्मकथा बोल रहे हैं। आत्मकथा लिखने के लिए बोल रहे हैं, वो जो चीजों को ये बयां करेंगे उसको आत्मकथा बोला जाता है, ठीक है? जैसे कि तुम, इन्होंने पुरानी क्षण तो बिता लिए, बहुत अच्छे क्षण बिताए अपनी बीवी के साथ, अब उसको ये अपने बुढ़ापे में जब बयां करेंगे उसको ये आत्मकथा बोल रहे हैं, समझ रहे बात को? तो इसको बोलते हैं जयशंकर प्रसाद आत्मकथा, ठीक है? तो इसमें तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहा है। क्यों बचना चाह रहा है? कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग उसका मजाक ना उड़ाएं और आलोचना। तुम्हें सुन के नहीं लग रहा हो कि ये जयशंकर प्रसाद इतने बूढ़े, ये क्या करेंगे आत्मकथा लिखे, तो तुम मजाक उड़ाने की फेज में आ गए हो, तो इसलिए बचना चाह रहा है आत्मकथा लिखने। 2 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना कि आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, ऐसा क्यों कहता? भाई साहब छप गया। ये क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक पोथे वाला, ठीक है? दूसरा तुम्हारा क्या, पुरानी बातों को याद करके वो दुखी नहीं होना चाहते, इसलिए उन्होंने बोल रहे हैं ये आत्मकथा लिखने से भी बचना चाह रहे। वो जो समय था उनके लिए बहुत सुखद था, जब वो अपनी बीवी के साथ थे, उन्होंने अच्छे पल, प्यारे भरे पल बिताए थे। तो मतलब जयशंकर प्रसाद ना एक, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलता है, आशिक थे एक रैप के, जो अपनी प्रेमिका को याद कर रहे हैं, समझ रहे बात को? तो वो दुखी नहीं होना चाहते, वो पुराने पल को याद करके, ठीक है? ये जयशंकर प्रसाद है, ठीक है? उसके अलावा तुम्हारा क्या, जयशंकर प्रसाद के जीवन में कौन सी अनुभव उन्हें आत्मकथा लिखने से रोकते हैं? तो वो जानते हैं कि लोग उनका आलोचना वगैरह करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो उनको रोकते हैं, ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टाइप का रहता है, ये लाइन से दिया हुआ, ठीक है? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, इसी बुक की लाइन से दिया, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, ठीक है? इसके कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो टीचर समझ नहीं पाते, मधुर चांदनी रात जो उन्होंने अपनी बीवी के साथ बिताए उनको ये कहना चाह रहे हैं। उसके अलावा अपनी पत्नी के साथ बिताए गए क्षणों का वर्णन करना इनके लिए मुश्किल है, ठीक है? देखो सुनो, ये कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, पहले मेरी बात को सुनो। अपनी पत्नी के साथ बिताए क्षणों का वर्णन करना उनके लिए मुश्किल है, वो समय उनके लिए सबसे सुखद था, सबसे अच्छा समय था वो उनके लिए, वो सुखद था, वो याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। फिर घुमा के वही बात करी गई, ठीक है? 5वां क्वेश्चन, स्मृति को पोर्थ बनाने में कवि का क्या मतलब है? देखो ध्यान देना, स्मृति, देखो कवि के जीवन की सबसे सुखद स्मृति को पोर्थ कहा है, ठीक है? पोर्थ कहा है, ठीक है? वह उनके लिए, वह उसे आगे का जीवन जीने में लाभदायक देती है, मतलब कि वो लालसा देती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पोर्थ है, जो इनका सुखद जीवन इन्होंने जिया अपनी बीवी के साथ, बीवी तो चली गई, लेकिन क्या है कि अभी जो, मतलब कि बीवी तो उनके मर गई, लेकिन वो आगे उनको जीवन देने के वो यादें ही है जो उनको जीवन जीने की लालसा देती है, नहीं तो कहते हैं कि वो नहीं जीना चाहते। आप समझ रहे बात को? तो ये जयशंकर प्रसाद, मतलब कि पक्के आशिक थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है? तो ये जयशंकर प्रसाद की स्टोरी है, यहाँ तक ये स्टोरी खत्म होती है। अब इसमें तुम्हारा क्या है कि कभी कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बोर्ड में कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ एक और, कि तुम्हारा कंधे का सीवन छोड़ना, उधेड़ना के अर्थ में बताते हुए कवि का आत्मकथा लिखने से सीवन उधेड़ने का जैसा क्यों है? सीवन उधेड़ने का मतलब चमड़ी को उधेड़ देना होता है, तो उतना दर्दपूर्ण है इनके लिए आत्मकथा लिखना, क्योंकि पुरानी यादों को याद करके दुखी हो जाएंगे। मैंने तुम्हें बताया ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है? बोर्ड और हाफेले में बात है जयशंकर प्रसाद के जीवन में कौन सी अनुभव से आत्मकथा लिखने से रोकते हैं, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है? उसके अलावा एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये बुक की तुम्हें 4 लाइनें दे दीजिएगा। अब ये पूरा आत्मकथा वाली स्टोरी है, अब 4-5 लाइनें देखिए, ये क्वेश्चन तुम्हें दे दी जाएंगे। आत्मकथा अपनी बीती हुए जीवन की कवि किस रूप में देख रहा है? तो सरल और सामान्य रूप में देख रहा है, ठीक है? तो इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो तुम्हें एमसीक्यूज में पार्ट में भी आ जाते हैं, उसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। अभी तुम्हें मिल जाएगा ये क्वेश्चन नंबर, मान के तुम्हें एक स्टोरी दे दी जाएगी बुक की या पोयम दे दिया और तुम्हें इस टाइप के कुछ क्वेश्चन दे देगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए, वो मैंने तुम्हें दिखा दिया, ठीक है? इससे जनरली आ जाते हैं हाफ ईयरली में। आगे बात करते हैं, आगे तुम्हारा क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला उत्साह कविता, जो तुम्हारा बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, तो ये वाला कविता है, इसमें कुछ क्वेश्चन है। ये उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? तो उत्तर में मैंने तुम्हें दे दिया किन किन अर्थों के, नवजीवन वगैरह के ओर संकेत कर रहा है। उसके अलावा तुम्हारा कविता का शीर्षक उत्साह की ओर रखा गया, तो तुम बता लोगे। तीसरा तुम्हारा क्या, बादल फुहारा रिमझिम बरसने का स्थान पर गरजने को क्यों कह रहा है? गरजने को इसलिए कह रहा है कि ये जो कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्होंने उत्साह लिखी और अट नहीं रही है, ये जो कवि थे ये बहुत ही क्या बोलता है, व्यंगपूर्ण टिप्पणियां करते रहे। व्यंगपूर्ण का मतलब क्या है ना, कि बादल को गरजने बोले, गरजने से क्या होता है, तुम्हारा क्या बर्बादी होती है। अब ये कह रहे हैं ना कि बर्बादी
जैसे ही होगी वैसे ही निर्माण होगा, वैसे ही मतलब कि धरती का और निर्माण होगा, धरती और बेहतर बनेगी इससे, ये कह रहे हैं। व्यंगपूर्ण का मतलब क्या, बादल गिरने से क्या होता है, बर्बादी होती है, लेकिन ये बोले बादल गिरने से और धरती क्या बोलता है, नवजीवन का निर्माण होगा इससे। तो ये क्या व्यंगपूर्ण बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूरी कविता इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आती। ये बोले जितना बादल गरजेगा, जितनी बर्बादी होगी, उतना धरती का निर्माण होगा, धरती और बेहतर बनेगी। समझ रहे बात को, तो ये इस कहने चाह रहे हैं, ठीक है। तो कवि बादल को फुहार रिमझिम बरसने के अलावा गरजने क्यों कर रहा है, इसलिए गरजने बोल रहा है कि वहां निर्माण होगा। बादल से संबंधित किन किन बिंबों का मतलब किन किन संकेतों की ओर, संकेत की ओर उत्साह का संकेत है। तो ये मैंने कुछ तुम्हें दिया, नौजीवन, बादल सब नौजीवन, इच्छा शक्ति वगैरह, तो ये उत्साह का संकेत होता है। ये थोड़ा व्यंगपूर्ण बात कर रहे हैं इसमें, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तुम्हारे क्या है कि अब इसी कविता में सेम कवि, यही सूर्यकांत त्रिपाठी निराले, देखने में थोड़ा डेंजर लग रहा है, तो इन्होंने क्या है, अट नहीं रही है ये इस कविता में, ये कह रहे हैं कि धरती की सुंदरता से इनकी नजर हट नहीं रही। फागुन का महीना तुम्हें पता, जब होली आती है, होली वगैरह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं रहती, तुम्हारे एग्जाम चलते उस समय, लेकिन वो जो समय रहता, पेड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, पूरी हरियाली छाई रहती है, तो ये जो समय है, इनकी नजर इससे हट नहीं रही, प्रकृति से इनकी नजर हट नहीं रही, तो वो इनको बता रहे हैं। ये पहला हट नहीं रही है कविता के आधार पर वसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए कि पेड़ क्या बोलता, फल से लदी पेड़ों की डालियां, उसके अलावा हरे हरे घास, लालिमा युक्त प्रकृति, तो सारी ये पॉइंट आउट तुम लिखोगे कि क्या क्या चीजें वहां पर होती है। समझ रहे बात को, ना ज्यादा जाड़ा रहता है, ना ज्यादा गर्मी रहती है, मीडियम मौसम उस समय रहता है, ठीक है। उसके अलावा कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट क्यों नहीं रही, मैंने तुम्हें बताया अभी। उसके अलावा कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन चीजों से किया, मैंने तुम्हें बोला कि फलों से, पेड़ के फलों से लदी डाली, देखो पक्षियों की उड़ान, पत्तों से लदी डालियां, उसके बाद तुम्हारा हरियाली व लालिमा प्रकृति और फूलों की बिखरती सुगंध से किया, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा कि फागुन में ऐसा क्यों होता है जो बाकी ऋतुओं से अलग है, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि वहां उस समय जरा ठंडी रहती है, ना जरा गर्मी रहती है, मौसम मीडियम रहता है, और पेड़ में पत्ते नए नए पत्ते आते हैं, इसलिए ये सारी चीजें होती है। ये एक कविता भी समाप्त होती है, ठीक है। अभी अगर तुम्हारा आ रहा फसल, तो फसल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आती है। फसल क्या है, ये क्वेश्चन एक आता है, ये फसल क्या है, फसल हाथों की स्पर्श की गरिमा क्यों है, इसका उत्तर ये है तुम्हारा। एक और तुम्हारा आता है, फसल उपजाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये क्वेश्चन आता है। और फसल क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ये तुम्हारे नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन भी थोड़े उस टाइप के कवि थे जो सुंदरता की ओर ज्यादा इशारा करते थे। अभी तुमने एक दंतरित मुस्कान करके कविता है, उससे भी क्वेश्चन जनरली आता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर में आता है, दंतरित मुस्कान, और इसको नागार्जुन ने ही लिखा है। ये बच्चे की मुस्कान के बारे में बता रहा है कि एक बच्चे की मुस्कान देख के कोई भी इंसान कितना भी कठोर हृदय का हो खुश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ ने बोला है कि बच्चे की दंतरित मुस्कान को देखकर कवि के मन में क्या प्रभाव पड़ता है। ये इन्होंने लिखा है कि बच्चे को मुस्कान को देखकर निश्चलता व अभिनेता का आसाद होता है। निश्चलता मतलब उसके मन में छल नहीं होता। अगर तुम हंसोगे तो हो सकता है तुम भी तो खुद बच्चे हो यार, अगर मैं हंसता तो हो सकता है मेरे मन में छल हो, तो कवि ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। वही बोल रहा है कि बच्चे की मुस्कान में निश्चलता होती है, लेकिन एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में ईर्ष्या, द्वेष व चालाकी का स्थान होता है, जैसे ये कवि नागार्जुन कह रहे हैं। उसके अलावा तुम्हारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देख लो, ध्यान देना, कि कवि ने बच्चे की मुस्कान को, सौंदर्य को कैसे व्यक्त किया। देखो ध्यान देना, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी पे खिल रहे जलजात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी पे खिल रहे जलजात का मतलब वो वाला जो यहाँ पर ये वाला, ये जो कमल के फूल होते हैं, ठीक है, उसको जलजात बोल रहे हैं। उसके बाद झरने लगे सैफालिका के फूल। सैफालिका के फूल एक जहरीला फूल होता है, इसको सैफालिका का फूल बोलते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं, कोमल दिखते हैं, व्हाइट कलर के रहते हैं, उसको बोलते हैं झरने लगे। तो ये कभी अपने मन के बता रहे कि ऐसा ऐसा इनको लग रहा था, तुम्हें याद करना है, तुम्हें लिख के आना है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, बच्चा कवि को अनिमेष देख रहा है। अनिमेष देखने का मतलब क्या था, भाई साहब छप गया। बोर्ड वाले क्वेश्चन, बोर्ड वाले लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, कि अनिमेष देख रहा है। अनिमेष देखने का मतलब है टकाटक देखना, लगातार देखना। जैसे तुम अपनी क्रश की डीपी देखते हो, टकाटक या क्रश आती है वो देखते हो ना, एकदम आंख झपक ही नहीं रही, एकदम देख रहे हो, इसको अनिमेष देखना बोलते हैं। तो इसको लगातार देखने को अनिमेष देखना। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये कवि ने बांस और बबूल का प्रतीक किसे बताया। बांस और बबूल वो क्या बोलता है, वो नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया कवि ने, कि नेगेटिव होते हैं वो, मतलब कि क्या बोलता है, ईर्ष्या द्वेष का स्थान होता है बांस और बबूल में, तो उसको बताया, गलत चीजों को बताया, बांस और बबूल का स्थान बताया, ठीक है। तो ये तुम्हारे ये चैप्टर इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, माता का आंचल शिव पूजन साहे ने लिखा था। पहला क्वेश्चन तुम्हारा इससे 4 नंबर का क्वेश्चन इन जनरल बनता है, मतलब कि इससे बनेगा 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी वाली किताब से तुम्हारा क्षितिज वाला काम हो गया। अब कृतिका वाली बुक से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कृतिका वाली बुक में तुम्हारा क्या है कि माता का प्रेम और पिता के प्रेम में अपेक्षा में अधिक गहन है। माता का प्रेम क्यों गहरा है ये पूछा गया। दूसरा तुम्हारा भोलानाथ और उसके साथियों को खेल सामग्री, आपके खेल सामग्री किस तरीके से अलग है। भाई साहब छप गया, डायरेक्ट खेल सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एकदम इस बार भी आने वाला, जान लेना ये चीज पहली। दूसरी चीज इससे क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर बोल रहा हूं। उसके बाद तुम्हारा क्या, इस पार्ट में दिखाई गई दुनिया की रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरीके से अलग है। भाई साहब छप गया, इसमें 1900 की
की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया है इसमें। 1900 की बात की गई, ठीक है, सिर्फ मतलब समझ लो तुम्हारा 100 साल पहले की बात यहाँ पर करी गई। तो ये जो ग्रामीण संस्कृति तुम्हारे से अलग कैसे है? इस समय बच्चे बाहर में खेला करते थे, कैरम बोर्ड वगैरह, छुपन छुपाई वगैरह खेला करते थे, अभी तुम ऑनलाइन गेमिंग करते हो, तो उन दोनों में डिफरेंस है। तो ग्रामीण संस्कृति में उसके अलावा बच्चे के माता पिता के प्रति प्रेम कैसे कैसे व्यक्त करता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण संस्कृति वाला और खेल सामग्री किस तरीके से अलग है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम आएंगे, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। पहला खेल सामग्री किस तरीके से अलग है और ग्रामीण संस्कृति किस तरीके से अलग है। इस बार भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये 1900 की जो ग्रामीण संस्कृति है वो किस तरीके से अलग है, जो सैंपल में छपा हुआ है, ठीक है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता, भाई साहब छप गया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों को देखकर वो सिसकना क्यों भूल जाता है, ठीक है। बच्चे अपने माता पिता से अधिक जुड़ाव था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, माता का आंचल पाठ क्या था, 30 के दशक, देखो 1930 1930 का दशक है ये, समझ रहे बात को, 1930 की बात हो रही है। ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया होता है, यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल और छपा होता है, ये तुम अच्छे से करना है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, माता के आंचल पास क्या, माता का आंचल में जो सुकून मिलता है वो कहीं पर नहीं, तो क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तुम कर लेना, अच्छा क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन है। उसके अलावा तुम्हारा सना सना हाथ जोड़ी, जो मधु काकड़िया जी ने लिखा, जब वो ट्रेवल करने जा रही थी हिमालय पर्वत के, मतलब कि वो हिमालय पर्वत घूमने जा रही थी, तब उन्होंने लिखा है, ठीक है। पहला तुम्हारा क्या, मेहनत कश बादशाह का, ये मधु काकड़िया जी थी। पहला मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया, गंतोक को कहा गया, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा क्या, पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती मानव गतिविधियों के पाठ के आधार पर किन क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे थे, वही तुम्हारा पोल्यूशन वगैरह बढ़ रहा था। तीसरा तुम्हारा क्या, यात्रा, ये चैप्टर ऐसा ना यार समझने में दिक्कत होती है, मैं सूझ बता रहा हूँ, मेरे को इतने दिन हो गए, आज भी मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार ये कैसा चैप्टर, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई, बहुत बड़ा चैप्टर, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है इसको, समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारा क्या, इस यात्रा के व्यतीत लेखिका ने हिमालय को किन किन रूपों में बताया है, कि हिमालय तुम्हारा बहुत विशाल है, बदलता हुआ नजर आ रहा था इनको, तो कुछ चीजें इन्होंने बताई, ठीक है। उसके बाद लोक स्टॉक में घूमते चक्कर को देखकर लेखिका के मन में भारत की आत्मा क्यों नजर आई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, जितेन नार्गे जो इनका गाइड था, जो उनको बता रहा था कि हाँ ये लोक टॉक है, ये फलाना है, ये डमक्का है, ठीक है। जितेन नार्गेन की गाइड की भूमिका के बारे में विचार कीजिए, ये क्वेश्चन। झिलमिलाते सितारों से रोशनी में नहाया गंतोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित किया, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या, कभी श्वेत कभी रंगीन कभी पताओं का फहराने का क्या अर्थ है। श्वेत पताका कब फहराई जाती है, जो सादे कलर की पताका रहती है, किसी की जब कोई मरता तब पताई जाती है, और रंगीन किसी अच्छे अवसर पर फहराई जाती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, प्रकृति और अनंत विराट स्वरूपों को देखकर लेखिका को कैसे अनुभूति हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, प्रकृति के सौंदर्य से अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन सी दृश्य झंझोर गई। अब वो कुछ औरतों को देखी जो पीठ पे बच्चों को लाद के पत्थर उठा के ले जा रही थी, तो वो चीज, वो दृश्य इनको झंझोर कर रख दिया, मतलब कि इनको लगा यार ऐसे भी होता है कि बच्चों को लाद भी दिया, पत्थर को भी उठा के ले रहे, कितनी गरीब है ये, तो वो दृश्य ने इनको झंझोर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम कर लेना, ठीक है। दूसरा तुम्हारा क्या, कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक देती है, तो लौटा देती है, तो यही तुम्हारा वही औरतों के बारे में बोल रही थी, ठीक है। उसके बाद आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद कटाव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना वरदान क्यों, वरदान, अब दुकान रहेगी तो चाय बनेगी तो पोल्यूशन होगा, चाय बनेगी खाना बनेगा, दुनिया भर का लोग आएंगे, वहां गंदगी फैलाएंगे, तो वहां पर इसलिए वो उनको वरदान बता रही है, ठीक है। उसके बाद देश की सीमा में बैठे फौजी किस तरीके से वो बोलते हैं, मतलब अपना क्या बोलते, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो वो तुम्हें इन्होंने बताया है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा चौथा तुम्हारा क्या, प्रतिकृति में जल संचय कैसा होता है, ये भी तुम्हारा। उसके अलावा यूमथान से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, जितना बताया इतना कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा, गूगल से तुम आंसर देख सकते हो, ठीक है। तो इतना तुम कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हारा ग्रामर में क्या आएगा, सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद तुम्हारा आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें वाक्य भेद, उसको सरल वाक्य में बदलना है, उसको मिश्रित वाक्य में बदलना है, कि तुम्हें यूट्यूब से तुम देख लेना किसी वीडियो में कि वाक्य भेद कैसे होता है, और किसी वीडियो में देख के तुम सीख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा तुम्हें सब अलग अलग वीडियो में देख लेना। वाच्य क्या है, वाच्य के लिए एक वीडियो तुम्हें लिख चाहिए यूट्यूब पर देख के, कर्म वाच्य, जितने भी वाच्य तो सारे एक वीडियो में तुम सीख सकते हो, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे। फिर पद परिचय तुम्हारा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारा रहेगा, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारा रहेगा, वो तुम्हारा पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रहेगा, वो तुम्हारा रहेगा, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तुम्हारा अपठित गद्यांश रहेगा। ये क्वेश्चन कि तुमने सबसे पहले एक कहानी दे दी क्या, उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो तुम्हारा रहेगा, वो तुम्हारे एक तुम्हारा स्टोरी टाइप की दे रही है, स्टोरी नहीं रहेगा, वो तुम्हारा ये रहेगा, क्या बोलता है, एक कविता रहेगी, एक कविता देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 2 में उस पर क्वेश्चन आंसर दे दिया, ठीक। पहला वाला तुम्हारा स्टोरी रहेगा, दूसरा वाला कविता रहेगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो तुम्हारा रहेगा, वो तुम्हारा ये रहेगा कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है। चौथा क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा ये वाला, वाच्य वाला रहेगा, तो ये तुम्हें यूट्यूब से
ही सीखना पड़ेगा, सीखने की चीज़ है, ये लिख नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सीखने की चीज़। चौथा तुम्हारा क्या है कि पद परिचय, पद परिचय भी तुम्हें सीखना पड़ेगा, तो तुम एक वीडियो देख के सीख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं, कॉपी पेन लेके सीख लेना। उसका अलंकार, उपमा अलंकार, सारा तुम्हारे जितने अलंकार तो वो 4 क्वेश्चन इससे आएंगे, तो ये टोटल 16 नंबर का आएगा। ये तुम्हें सीखना पड़ेगा यूट्यूब। ग्रामर है, ग्रामर सीखने की चीज़ होती है, ठीक है। इतना अगर तुम कर लोगे तो मेरी मानो 80 आउट ऑफ 80 तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। क्लियर वाली बात है। अगर अभी तक तुमने साइंस पेपर लीक नहीं देखी है तो यहाँ पर तुम क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पूरा साइंस का पेपर लीक है। मिलेगा हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।